हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको चैप्टर 15 बहुलक पॉलीमर पढ़ा रहा था। मैं पॉलीमर का पार्ट 1 कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मैं आपको पार्ट 2, इसमें क्या है, आणविक बहुलकों का द्रव्यमान, वह पॉइंट पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको बहुलकों की क्रियाविधि बताऊंगा। तो आज मैं पार्ट 2 कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 3 कराऊंगा। तो एक या दो वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्या है, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। बहुलकों का आणविक द्रव्यमान में पहला आता है संख्या औसत अणुभार। माना कि किसी बहुलक के नमूने में M1 अणुभार वाले बहुलकों की संख्या N1 है, M2 अणुभार वाले बहुलकों की संख्या N2 है तथा M3 अणुभार वाले बहुलकों की संख्या N3 है। ये संख्या औसत अणुभार है। इसमें माना हमने ये माना है। तो बहुलकों की कुल सहती वो क्या होती है, M1 इंटू N1, M2 इंटू N2, N3 इंटू N3। और बहुलकों की कुल संख्या N1, N2, N3। तो M1 बार, ये संख्या औसत अणुभार को Mn बार से दर्शाया जाता है। M1N1 प्लस M2N2 प्लस M3N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। तो ये क्या है, संख्या औसत अणुभार Mn बार बराबर समीशन Mi अपॉन Ni अपॉन Ni। ये हमारा संख्या औसत अणुभार हो गया। अब नेक्स्ट आता है औसत अणुभार। भार औसत अणुभार क्या होता है? भार औसत अणुभार क्या होता है? माना कि किसी बहुलक के नमूने में M1 अणुभार वाले बहुलकों की संख्या N1, M2 अणुभार वाले बहुलकों की संख्या N2 तथा M3 अणुभार वाले बहुलकों की संख्या N3 है। तो बहुलकों की कुल सहती M1N1 प्लस M2N2 प्लस M3N3। बहुलकों का कुल भार क्या होता है, M1N1 इंटू M1, M2N2 इंटू M2, M3N3 इंटू N3। तो M बार W इसे भार औसत अणुभार के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका बहुलकों का कुल भार अपॉन बहुलकों की कुल सहती। तो ये कुल भार हो गया M1 स्क्वायर N1, N2 M2 स्क्वायर प्लस N3 M3 स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, सबमिशन Ni Mi स्क्वायर अपॉन Ni Mi। ये हमारा भार औसत अणुभार हो गया है। अब आता है बहुपरिक्षेपण घातांक। भार औसत अणुभार, भार औसत अणुभार अपॉन संख्या औसत अणुभार, संख्या औसत अणुभार का अनुपाती बहुपरिक्षेपण घातांक कहलाता है। इसे PDI से व्यक्त किया जाता है। तो PDI इसे किससे व्यक्त करते हैं, M बार W अपॉन M बार N। ये हमारा हो गया बहुपरिक्षेपण घातांक। ये हमारा बहुपरिक्षेपण घातांक हो गया। बहुलकों की क्रियाविधि व्यक्त किया गया है। योगात्मक बहुलक विधि, बहुलीकरण क्रियाविधि, आयनिक बहुलीकरण क्रियाविधि। इसे मुक्त मूलक क्रियाविधि के अंतर्गत बांटा गया है। मुक्त मूलक क्रियाविधि इसे धनायनिक व ऋणायनिक क्रियाविधि, ऋणायनिक क्रियाविधि। ऋणायनिक क्रियाविधि बहुलकों क्रियाविधि को दो प्रकार में बांटा गया है। पहली योगात्मक बहुलीकरण, आयनिक बहुलीकरण।
इसे मुक्तमूलक क्रियाविधि, इसे दैनायनिक और ऋणायनिक क्रियाविधि। अब पढ़ेंगे मुक्तमूलक क्रियाविधि क्या होती है। बहुलीकरण की क्रियाविधि, इसमें पहली आती है मुक्तमूलक क्रियाविधि। मुक्तमूलक क्रियाविधि स्टेप फर्स्ट, इसमें पहला पद आता है श्रृंखला प्रारंभन पद। इसमें क्या है, श्रृंखला प्रारंभन पद, यानी श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए क्या लिया जाता है, बेंजोइल पेरोक्साइड उपयोग में काम में लिया जाता है। बेंजोइल पेरोक्साइड, इस क्रियाविधि को प्रारंभ करने के लिए किसी पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, फेनिल मुक्तमूलक प्राप्त होता है। जैसे कि यहां पर ये C6H5C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये हमारा होगा बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड, इसको हम एक रूप में ले सकते हैं C6H5C डबल बॉन्ड O O, ये हमारा होगा बेंजोइल पेरोक्साइड। तथा 2C6H5 प्लस 2CO2, ये हमारे फेनिल मुक्त मूलक कहते हैं इसे फेनिल मुक्त मूलक। अब इस फेनिल मुक्त मूलक के C6H5 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ क्रिया करवाएंगे तो C6H5 CH2 प्राप्त होगा। अब B, श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में क्या होता है, श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला प्रारंभन पद से जो हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें श्रृंखला प्रारंभ पद से प्राप्त हुआ है, इसकी क्रिया हम किसी एक लक के साथ करवाई जाती है। श्रृंखला प्रारंभन से प्राप्त उत्पाद की क्रिया किसी एक लक इकाई के साथ करवाई जाती है, एक लक इकाई से करवाई जाती है। तो ये देखो C6H5 CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हमें क्या प्राप्त होगा, C6H5 CH2 हमें इस एक अलग अणु के साथ जुड़ गए थे, हमें ये प्राप्त हो गया। अब बारी आती है C, श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद में क्या होता है, इस पद में हमें श्रृंखला संचरण पद से जो प्राप्त हुआ है उत्पाद, उसकी हम इसमें प्राप्त मुक्त मूलक के दो अणु जुड़ते हैं, दो अणु जुड़कर श्रृंखला को समाप्त करते हैं। यहां पर देखो C6H5 CH2 प्लस C6H5 CH2 क्या प्राप्त होगा हमें,
हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। इसे ये हमारी हो गई मुक्त मूलक क्रियाविधि। श्रृंखला प्रारंभ पद में बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति किसी पेरोक्साइड के साथ क्रिया करवाई जाती है तो हमें बेंजोइल पेरोक्साइड काम में लेंगे। ये हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, इसके हमने शॉर्ट रूप में लिख दिया तथा फेनिल मुक्त मूलक प्राप्त हो गया। अब इस फेनिल मुक्त मूलक कि हमने किसी एक अलग यानी फेनिल मुक्त मूलक की हमने एथिल के साथ क्रिया करवाई तो हमें यह प्राप्त हो गया। अब इस श्रृंखला प्रारंभ पद से जो प्राप्त उत्पाद है उसकी क्रिया में एक अलग इकाई या अणु से करवा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो गया ये। और अब इस श्रृंखला समापन पद में इस प्राप्त मुक्त मूलक के दो अणु जुड़ते हैं तो हमें ये हमारी श्रृंखला समाप्त हो गई। ये मुक्त मूलक क्रियाविधि है। अब बारी आती है नंबर 2, धनायनिक बहुलीकरण क्रियाविधि। धनायनिक बहुलीकरण क्रियाविधि श्रृंखला प्रारंभ पद, इस पद में कोई अम्ल H प्लस आयन वियोजित करता है तथा यह H प्लस आयन किसी एक अलग इकाई के साथ जुड़ता है। ये हमारा अम्ल हो गया, H प्लस आयन वियोजित हो गया। इसी क्रिया हम वाइनलिक क्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमें CH3CHCl प्राप्त हो गया। यह क्या है धनायन। श्रृंखला संचरण पद, इस पद में श्रृंखला प्रारंभ से प्राप्त अणु पुनः एक अलग इकाई के साथ क्रिया करता है। यह हमें प्राप्त हो गया था, इसकी वापस क्रिया एक अलग इकाई के साथ करवा दी तो हमें क्या प्राप्त होगा ये। अब इसकी क्रिया हम दोबारा n अणु एक लग जाएंगे n अणु के साथ करवाएंगे तो हमें यह प्राप्त हो गया। अब बारी आती है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद, इस पद में किसी नाभिक स्नेह के साथ अभिक्रिया में धनात्मक आवेश समाप्त हो जाता है। इस पद में किसी नाभिक स्नेह की क्रिया कराएंगे तो हमें धनात्मक आवेश समाप्त हो जाएगा तो श्रृंखला रुक जाती है, नए उत्पाद का निर्माण होता है। यहाँ पर देखो श्रृंखला संचरण पद में यहाँ तक तो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा था यहाँ। अब इस क्रिया में नाभिक स्नेह के साथ करवा देंगे तो ये नाभिक स्नेह और एक हाइड्रोजन यहाँ से इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये हमें क्या प्राप्त होगा ये वाला ये तो हमें क्या प्राप्त होगा BH और ये श्रृंखला यहाँ पर रुक गई। अब बारी आती है ऋणायनिक बहुलीकरण क्रियाविधि। ऋणायनिक बहुलीकरण क्रियाविधि, इस विधि में देखो श्रृंखला प्रारंभन पद बहुलीकरण की इस क्रियाविधि को कोई क्षार प्रारंभ करता है। यह ऋणावेश ये हमारा क्षार हो गया सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। बहुलीकरण की इस क्रियाविधि को क्षार प्रारंभ करता है। यह ऋणावेश आयन जब किसी एक अलग अणु के साथ जुड़ता है तो यह श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो यह ऋणात्मक आयन किसी एक अलग अणु के साथ जुड़ गए तो हमें ये श्रृंखला प्रारंभ हो गई। श्रृंखला संचरण पद, इस पद में श्रृंखला प्रारंभ पद से यह प्राप्त हो गया। पुनः इसकी किसी एक अलग अणु से जुड़ता है। यह प्रारंभ में प्राप्त हुआ था, इसकी दोबारा एक अलग इकाई के साथ क्रिया करवाई तो हमें यह प्राप्त हो गया। अब श्रृंखला समापन पद, इस पद में किसी इलेक्ट्रॉन स्नेह का योग ऋणात्मक आयन के साथ होता है। यही हमारी ये प्राप्त हो गया था। इसका ये हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेह ये H+, इसका ऋणात्मक आयन के साथ क्रिया करवाएंगे तो हमें यह प्राप्त हो गया और श्रृंखला रुक जाती है। यह हमारा हो गया ऋणायनिक बहुलीकरण क्रियाविधि। बहुलीकरण की क्रियाविधि समाप्त हो चुकी है, जिसमें कौन कौन सी है योगात्मक बहुलीकरण क्रियाविधि और आयनिक बहुलीकरण क्रियाविधि। योगात्मक मुक्त मूलक क्रियाविधि और आयनिक में धनायनिक और ऋणायनिक क्रियाविधि। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 3 कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।